चलिए, तो देखिएगा, हमने जो है कल पढ़ा था भारत संविधान के अंतर्गत जो है कि संविधान के अंतर्गत पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कितने मार्क्स का है ना। तो मैक्सिमम 5 से 7 नंबर होता है इसका। और ध्यान रखिएगा, इसमें आज के टाइम पर सबसे कठिन क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इतिहास में सरल क्वेश्चन होते हैं, है ना। ज्योग्राफी में सरल क्वेश्चन होते हैं, सबसे कठिन क्वेश्चन इसी के होते हैं। कारण क्या है? कथन कारक के अंदर पूछा जाता है ये। मतलब अब पूछेगा कि राष्ट्रपति की विशेषता क्या नहीं है ना। और फिर उसके अंदर 10 ऑप्शन दे देगा और 10 ऑप्शन में 4 ऑप्शन सही होंगे और 3 ऑप्शन गलत होंगे, इस तरीके के ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कथन कारक, है ना, सही गलत और किसी के संबंध में जैसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल की एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या है, निम्न में से क्या नहीं है या क्या है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो एक से अधिक ऑप्शन इसमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप तैयार रखेंगे कि इसकी एक छोटी बातें भी आपसे नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत जो है संविधान की विशेषता है, संविधान का निर्माण, इतिहास, संविधान की प्रस्तावना, उसके तथ्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, भाग 5 और 6 संघ की सरकारी, राज्य सरकारी, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना और पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने बताया संविधान क्या होता है, संविधान के अंदर क्या क्या बातें कही जाती है, संविधान क्या है एक्चुअल में। तो याद रखिएगा, हमारे भारत के ऐसे किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि जिससे हमारा भारत चलता है। ठीक है, भारत के नियम कानून इसी से चलते हैं, याद रखिएगा। और संविधान की सर्वोच्चता जो है ना, सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा। इसी बात को संविधानवाद भी कहा जाता है ना। तो एक शब्द आता है संविधानवाद। संविधानवाद बेसिकली क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि एक ऐसा शब्द जिससे यह दर्शाया जाए कि पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च यानी संविधान होगा या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है ना। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा इमारत, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि संविधान के ऊपर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ नहीं बनाई गई है। यानी सबसे ऊंचा क्या है? संविधान। ठीक है, और ध्यान रखिएगा संविधान किसके लिए बनाया गया है? जनता के लिए, भारत की जनता के लिए। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये कहा जाता है कि संविधान और जनता, इन दोनों के समकक्ष जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्चता के आधार पर जो है, सर्वोच्चता के आधार पर संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसे बनाया गया है जनता के लिए, है ना। जनता की संरक्षण के लिए, जनता के संघर्ष को खत्म करने के लिए जो है इसे बनाया गया है, संविधान को बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके बाद संविधान जो है हमारे यहाँ सामान्य तौर पर विश्व में 2 प्रकार के संविधान प्रचलित है, एक लिखित में रहता है और दूसरा मौखिक। लिखित संविधान क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसे लिख कर जो है हम सदियों सदी लेकर चल सकते हैं, यानी इसे हमेशा से जो है मूल ढांचा के तौर पर लेकर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें मौखिक संविधान में इसका मूल ढांचा नहीं होता है और इसे जो है आप एट ए टाइम जो है प्रेजेंट करने के लिए जो है आप इसको पेश करते हैं, यानी कि उसके बाद हाँ लिखित दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। ये लिखित ये भी है, ये भी है, बट ये क्या है, एक समय के बाद समाप्त हो जाता है ना। कई बार आपने प्रपत्र खोल के पढ़ते हुए देखा होगा और उसके बाद उसे कूड़े के ढेर में देखा होगा। तो ये जो है ब्रिटेन का स्थिति याद रखिएगा, मौखिक संविधान याद रखिएगा, है ना। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधानों में सबसे ज्यादा विशेष और इसका जो विशेषता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि संविधान लागू होते समय क्या कंडीशन थी। तो याद रखिएगा, लागू होते के समय जो है हमारा जो संविधान था उसमें भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 था और अनुसूची जो था आपका 8 था। ठीक है, इसके बाद इधर की बात करें, याद रखिएगा, तो अभी लास्ट टाइम जो है ना, जब अगर आप 2019 में देखेंगे तो ये जो था 470 के आसपास था, अब 495 के आस प्लस में जा चुका है, याद रखिएगा, है ना। तो अनुच्छेद जो है 495 प्लस है, 2019 तक जो है 470 के आसपास इसमें अनुच्छेद आए थे। ठीक है, अनुसूची की संख्या हो चुकी है 12, याद रखिएगा, है ना। अब बात करते थोड़ा भाग की, तो याद करिए जल्दी से इसको देखिएगा। मैंने बताया था एक कंपनी जो है जब खुलती है तो सबसे पहले उसका नामकरण देखा जाता है और उसके क्षेत्र देखे जाते हैं, कितने स्क्वायर फीट में, कितने बड़े एरिया में जो है कंपनी तैयार हुई है। ठीक है, तो भाग 1 क्या बोलता है, इसको बिना देखे याद करने का प्रयास कीजिए। कल हमने पढ़ा है, घर पे आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पहला है भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र, पहला नंबर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? नागरिकता। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मौलिक अधिकार। चौथे नंबर पर डीपीएस, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद 4 क में क्या आता है? मूल कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटीज। इसके बाद आता है आपका संघ राज्य क्षेत्र, है ना, यूनियन, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद 6 में क्या आता है? संघ राज्य क्षेत्र या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसके बाद जो है भाग 7 देशी रियासत, है ना, जो कि निरसित कर दिया गया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कभी कभी क्या है ना, खेलते खेलते में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अनुच्छेद को जो है हटाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भाग को जोड़ा हटाया गया है उसी का अनुच्छेद हटाया गया है। तो याद रखिएगा 238 को ब्लॉक किया गया है ना। इसके बाद देखिएगा 8 क्या है?
यूनियन टेरिटरी की सरकारें, 8 में 9 क्या है, पंचायत, ठीक है, 9 का क्या है, नगर पालिका, ठीक है, और 10 क्या है, हाँ यहाँ पर जो है कल मैंने एक बात बताई थी आपको, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट आप याद रख सकते हैं कि 9 ख में क्या आता है, सहकारिता आता है, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव। चलिए 10 में है आपका एसटी-एससी की सरकारें, है ना, उस हाँ वो भी तो गवर्नमेंट है, चलाने के लिए सरकार को नियम चाहिए, उसको भी नियम चाहिए। जैसे वहां पर गवर्नर नहीं होते हैं, यहाँ पर ना ड्यूटी गवर्नर बोल सकते हैं आप, गवर्नर उनको नहीं बोलते हैं, है ना, गवर्नर जो है नॉर्मल स्टेट में होंगे, वहां पर गवर्नर नहीं होते हैं, है ना। हाँ हाँ, देखिए कुछ ना स्पेशल मैं आपको बताऊंगा इसमें, देखिए देखिए एक्चुअली समझिएगा, यूनियन टेरिटरी के ना कुछ पावर दिया गया है वहां की जनसंख्या के एवज पर, ठीक है, वहां की जनसंख्या जैसी होगी, है ना, अभी स्टेट के बारे में बताऊंगा जब पहला हम पढ़ेंगे ना भाग 1 पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा स्टेट कैसे ऐसा बनता है कि जिसमें उसको कुछ स्पेशल फीचर्स दिए जाते हैं, ठीक है, वहां पर जो है विधानमंडल या फिर ऐसा पार्लियामेंट दे दिया जाता है ताकि जो है वहां पर एक मुख्यमंत्री होगा और वहां पर जो है उस प्रकार से स्ट्रक्चर चलेगा, लेकिन पावर कम रहेगा उसके पास। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की सरकार, है ना, तो वहां पर मुख्यमंत्री होंगे लेकिन उसके पास किसी प्रकार का पुलिस नहीं होगा, है ना, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, तो सारा जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि जो यूनियन टेरिटरी होगा वो यूनियन टेरिटरी को सर्वाइव कराएगा, लेकिन क्यों, क्योंकि उसके पास पावर होता है फाइनेंस का पावर, ठीक है, तो फाइनेंस जो है ना पूरी तरीके से कौन देता है उसको, वो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, तो इसे कुछ 4-5 पॉइंट है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, है ना। कल्चरल पावर है, याद रखिएगा, कल्चरल पावर है, प्लस आपका डिफेंस पावर है, ऐसे कुछ पावर्स हैं जिसके कारण जो है स्टेट को कुछ जगह दिया जाता है उसमें, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर जो है हमारे पास मुख्यमंत्री वाले सीक्वेंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, है ना, पुदुचेरी मिलेगा, और याद रखिएगा ये 3 जगहों के आधार पर जो है ना आपका, हाँ ये 3 ही जगह है याद रखिएगा जहां पर जो है आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे, ठीक है, तो 3 जगह याद रखिए कौन कौन से, एक आपका दिल्ली में, दूसरा आपका कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, और तीसरा आपके पुदुचेरी में, ठीक है, पांडिचेरी पुदुचेरी, याद रखिएगा। चलिए वापस आते हैं, भाग 11 क्या है, संबंध, ठीक है, आपकी हवा निकल गई ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा 10 तक में ही पावर है ना, 10 तक में नहीं चलना है, थोड़ा सा एक बार एक काम करना है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो है ना भाग 11 को सिर्फ याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, तो देखिए जब आप सरकारों को खत्म कर दे, 10 तक में सरकार खत्म किया आपने, ठीक है, तो सरकार को जब खत्म किया तो आपने संबंध बताना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के मध्य क्या संबंध है, ठीक है, जब संबंध पता चल गया तो पता चलेगा पैसा का संबंध है, ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका वित्त संपत्ति, है ना, वित्त संपत्ति संविधाएं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से वो, ठीक है, उसके बाद फिर पैसा आया तो फिर किससे आएगा, व्यापार से आएगा, व्यापार ले आया आपने, ठीक है, और फिर जब व्यापार ले आया तो लोग को काम करने के लिए चाहिए आपको, तो आपने यूपीएससी और पीएससी को उठा के लाया कि दोनों इंटेलेक्चुअल करें, है ना, आपके यहाँ यूपीएससी और पीएससी जो है यहाँ लिखा गया है, 14 में लिखा गया है, ठीक है, और फिर आता है अधिकरण, है ना, अधिकरण 14 का याद रखिएगा, तो 14 जो और 14 का जो है एक दूसरे से को सेपरेट करने के लिए बनाया गया है याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 15 निर्वाचन, इलेक्शन, है ना, तो आपको इस पूरे लिस्ट में मैंने बताया था ये निर्वाचन या इलेक्शंस को याद रखना है यहाँ पर, और उसके अनुच्छेद याद रखना है 324 से 329 ए तक है ना। इसके बाद बात आती है भाग 16, है ना, तो भाग 16 किसमें है, तो याद रखिए कुछ विशेष वर्गों के लिए जो है उपबंध दिए गए हैं, भाग 16 में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 17, 17 क्या है, राजभाषा है, और राजभाषा जो है 343 से 351 तक जो है इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राजभाषाएं जितनी भी हैं 22 राजभाषाएं हैं, है ना, और उस राजभाषाओं में हिंदी को प्रमुखता दी गई है वैसे, है ना, राजभाषा के तौर पर भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी, ठीक है। उसके बाद 344 में जब जाएंगे ना, इसके अंदर 344 में जब जाएंगे तो इसमें बोलेगा हिंदी भाषा राज के लिए जो है ना उसके लिए आयोग बनाने के लिए कि उसको किस तरीके से हम डेवलप कर पाए और हिंदी के विकास की बात की जाए, ठीक है, और उस 22 भाषाओं के बारे में पूरा का पूरा एक तरीके से डेफिनेशन दिया गया है राजभाषा के अंतर्गत, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, याद रखिएगा। उसके बाद 18 में आता है आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है, जो कि 368 में एक आसानी तौर पर आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा 352 से लेकर 360 में, ठीक है। तो आपातकाल की जो स्थिति है उसमें 3 आपातकाल आप पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको राष्ट्रपति शासन, है ना, वित्तीय आपातकाल, है ना, और उसी प्रकार जो है जब आप ये देखते हैं कि एक बड़े आपातकाल के तौर पर जैसे अगर किसी देश से हमारी लड़ाई हो गई है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई है, तो उसे हम सबसे बड़ा आपातकाल मानते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कठिन आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल है, याद रखिएगा, है ना, जो कि हमारे देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है।
वित्तीय आपातकाल। चलिए, इसके बाद देखिएगा 19 में आता है प्रकीर्णन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था मिसलेनियस है, जो कि बचा कुचा चीजें आ गई, 19 में डाल दिया गया, है ना। 20 में आया संविधान संशोधन, जो कि 368 में आता है, याद रखिएगा। और ये जो है हमारे पास एक पावर है कि संविधान को लिखे हुए तौर तरीके से हम उसको बदल सके थोड़ा। ठीक है, तो यही हमारे पास पावर, याद रखिएगा, जो कि आज के समय को दिया गया है। उसके बाद आता है 21 नंबर, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। कहने का मतलब है कि ऐसे चीजें जो टेम्परेरी हमको संविधान में कंक्लूड करना है ना, टेम्परेरी रूप से, याद रखिएगा। तो फाइनली हम जब कुछ भी कंक्लूड करते हैं, कुछ पावर से कंक्लूड करते हैं, तो हमने उसको यहाँ ऐड करना होता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करके या किसी भी स्थिति में अस्थायी संक्रमणशील या विशेष उपबंध को जो है हम शामिल करते हैं और फिर हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में पाठ, प्राधिकृत पाठ। ठीक है, और इसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि हमारे यहाँ जो है जितने भी पूरा का पूरा ये संविधान लिखा गया है, उसका संक्षिप्त नाम, किसको क्या कहा गया है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लिख दिया गया है, उसको कुछ पॉइंट डाल दिया गया है, उस पॉइंट को भी नीचे करके डिटेल किया जाता है कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना, तो उसको स्टिक करके जो है आपको 2 करके फिर उसको डिटेल बताया जाएगा कि अलग अलग बताया गया है इसको, है ना। तो उसको बोलते हैं संक्षिप्त नाम, उसको सीक्रेटली जो है डिटेल किया जाता है नीचे की तरफ, यहाँ पर डिटेल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान को विश्लेषित करते हुए यहाँ तक लाया गया है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो याद करने के लिए जितना मैंने 10 तक तो पूरा अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद जितना मैंने एमपी कहा है उसको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि 15 आपको अच्छे से याद हो, है ना, 17 अच्छे से याद हो, फिर 18 याद हो, और उसके बाद आपका 20 याद हो, एकदम प्रॉपर ये चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए आज उसको और आगे डिटेल करते हैं। अच्छा, पहले अनुसूची याद कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, 12 अनुसूची है ना। चलिए, इसके बाद जो है मैं फिर से एक सीक्वेंस लेकर चलूंगा जिसमें स्केड्यूल या अनुसूची। ठीक है, बार बार आप सोचते होंगे कि ये अनुसूची क्या है या अनुसूची क्यों लाया गया है। तो याद रखिएगा, अनुसूची जो है ना, आपके रखे हुए पर्स में वो खुरदुरा पैसा है ना, वो चेंज है जो आप बार बार यूज करते हैं, जल्दी यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, रखते हैं, और उसके बाद जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अनुसूची को बाहर रखा गया है। सोच के देखिए, अनुसूची को अलग से बनाने का कारण क्या था। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अनुसूची 2 में लिखा गया है कि जो संवैधानिक पद के जो व्यक्ति हैं उनके वेतन और भत्ते, तो क्या परमानेंट सेटल होगा कि एक बार वेतन मैंने आपको 800 रुपए दे दिया और 10 साल बोलूंगा अभी भी 800 रुपए लो, नहीं चलेगा, है ना। याद रखिएगा, तो देखिए पहली अनुसूची है, याद रखिएगा, जो बहुत आसानी से आप उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र, तो देखिए आप जो भाग है ना, उस भाग के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भाग 1 भी यही है, अनुसूची के अंदर भी यही है ना। तो सभी जगह पर ये एकदम कॉमन क्यों है, तो आपको इसके कारण बताता हूं मैं कि जो अनुसूची है ना, अनुसूची में भाग 1 का ही पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया। इसका कारण है कि राज्य क्षेत्र बदलते रहते हैं हमारे यहाँ, है ना। पहले एमपी था, एमपी को 2 बार तोड़ दिया गया, छत्तीसगढ़ बन गया, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, ये आसानी होगी कि आप यहाँ पर बदलाव करके उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने ऐसे जगह को बहुत अच्छे से चुनकर रखा कि अनुसूची जो रहेगा हमारा, है ना, जो कि भाग 1 से भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, भाग देखिए क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल, है ना। इस भारत का जो भी एरिया होगा, उस एरिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी राज्य होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे बाकी देशों के लिए ना अमेरिका को कंपेयर कीजिएगा, अमेरिका मान लेते हैं ये है आपका अमेरिका, है ना, ऐसा मान लेते हैं अभी कि ये अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका के राज्य बोलते हैं हम, ये नहीं है। जैसे भारत के लिए आप क्या बोलेंगे, ये भारत है। तो भारत के और अमेरिका में क्या डिफरेंस है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका के जो राज्य है ना, अमेरिका में कितने राज्य हैं आपको पता है? 50, है ना। तो इस तरीके से आपको दिखेगा अमेरिका के राज्य, है ना, उन लोग बराबर बराबर काट काट के बनाए हैं ऐसा, है ना, ऐसा एग्जैक्टली दिखेगा आपको स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। लेकिन भारत को देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, है ना, कोई कैसा भी दिख सकता है इसमें, है ना। जिसको जितना राज्य का क्षेत्रफल मिला है वो अपने हिसाब से बना रहा है, लड़ भी रहा है बगल वाले से कि मेरा एरिया इतना तक आता है। ठीक है,
तो समझिए इस बात को कि यहाँ के लोग बोलेंगे कि मेरी बाउंड्री ये नहीं है, अमेरिका वाले बोलते हैं कि मेरी बाउंड्री ये नहीं है। मतलब स्टेट जो है ना कभी भी अपने आप को कल के डेट में फ्री घोषित कर सकता है। यहाँ हमारे यहाँ स्टेट के पास पावर ही नहीं रखा गया है। यहाँ पर पावर किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्षेत्र के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी राज्य अपना बंटवारा कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है ये, ठीक है? तो समझ के देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अपने राज्य का बंटवारा कर सकता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा बाउंड्री ये नहीं है। उसको उस बाउंड्री के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है? तो यही होता है फेडरल और यूनियन में अंतर, ठीक है? तो हम लोग जो है ना थोड़ा फेडरल है यहाँ, देखिए यहाँ पर, है ना? यूनियन नहीं है, हम लोग फेडरल हैं। और फेडरल के पास एक पावर होता है कि वो जो है अपने राज्य का जो भी क्षेत्र है उसको बदल सकता है, सीमांकन कर सकता है ना? बोलेगा कि मुझे आज इलाहाबाद से प्रयागराज बोलो, तो बोल सकता है वो, है ना? इलाहाबाद से प्रयागराज कह सकता है अपने आप को, लेकिन वो बोलेगा कि मैं इस भारत का हिस्सा नहीं हूं। ऐसा पावर ही नहीं दिया गया इसको, ठीक है? तो ये अनुसूची 1 में शामिल किया गया, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र, जहां पर यह बताया गया कि भारत का क्षेत्र जो बाउंड्री होगा वो इंपॉर्टेंट है, न कि अंदर के राज्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके लिए जो है भारत का जो बाहर का जो एरिया है वो इंपॉर्टेंस दिया गया इसको ये। और यहाँ पर अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे तो अमेरिका का बोलता है कि मैं अगर यहाँ का कोई स्टेट हूं तो मैं पावरफुल हूं, बगल वाले को मैं नहीं जानता, मैं कल के डेट पे जो है अमेरिका से अलग हो सकता हूँ, ठीक है? तो अमेरिका के पास, उनके स्टेट के पास अलग होने का पावर है कि वो कल के डेट पर ममदानी को जानते हैं आप लोग? अभी नहीं सुना है? 1-2 दिन में सुन लेंगे, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में फिर कभी। तो याद रखिएगा, जैसे अभी जितने भी स्टेट है ना, वहां स्टेट के जो मेयर होते हैं, है ना, स्टेट के मेयर होते हैं यहाँ पर, तो वो स्टेट के मेयर अगर पावरफुल हो गए, है ना, तो वहां पर वोट होता है, लोकल वोट होता है, और ये 3 चरण में होता है। जैसे कि अभी ट्रम्प का अभी टाइमलाइन चल रहा है ना, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से जो है ना इस तरीके से चलता है, जहां पर अभी मिड टर्म जो है उनका एक बार फिर से चुनाव होगा। उस चुनाव में अगर ट्रम्प का जो पावर है या उसके लोग जो है अगर कम पावर में आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रम्प का पावर कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? मतलब उनके टाइमलाइन पे ऐसा होता है। बस हमारे यहाँ क्या होता है, 5 साल के लिए चुन के पावर, 5 साल पूरा पावर में रहेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका की बाउंड्री जो है ना ये लोग नहीं मानते, अमेरिका की बाउंड्री को नहीं मानते। ये कभी भी बाउंड्री को खसका सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपनी बाउंड्री को मानते हैं, स्टेट को नहीं मानते। स्टेट की बाउंड्री वैल्यू नहीं करती हमारे लिए क्या वैल्यू करती है, ठीक है? नेशनल की बाउंड्री वैल्यू करती है, ठीक है? तो ये जो है इस बात को दर्शाता है, और इसलिए जो है क्योंकि हम अंदर की तरफ कोई भी बदलाव कर सकते हैं, इसलिए इसको अनुच्छेद 1 में डाल दिया गया है। क्लियर है अभी? ठीक है? तो याद रखिएगा, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है? अनुसूची 2 क्या है? अच्छा, इसके अंदर क्या बताया गया होगा? तो इसके अंदर बताया गया है कि हमारे पास जो है 28 जो है स्टेट है, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। उसको डिटेलिंग किया गया वहां पर, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट है हमारे पास, उनके कैपिटल्स क्या हैं, और देन 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो स्टेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी राज्य हैं, सामान्य राज्य, उसको 28 कहेंगे, और यूनियन टेरिटरी जो आएंगे जहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगा, उसे हम 8 कहेंगे, ठीक है? और इसमें आपको स्पेशल जो पावर दिया गया है, मैंने बताया था आपको 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधानमंडल मिलेगा, ठीक है? विधानमंडल मतलब कि आप जो है असेंबली वाले रूट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऐसे स्टेट मिलेंगे जहां पर जो है विधानमंडल, है ना? एक कश्मीर के बारे में याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, दूसरा जो है आपका दिल्ली है, और तीसरा आपका पुदुचेरी है ना, जहां पर मुख्यमंत्री मिलेंगे। इनका चुनाव होता है प्रॉपर, और इसी सिस्टम से चलते हैं ये, ठीक है? चलिए, अब देखिएगा दूसरा जो है अनुसूची, इसे कहते हैं संवैधानिक पदों के परिलब्धियां। परिलब्धियां, या फिर इसे कहते हैं आसान शब्दों में वेतन और भत्ते, ठीक है? तो कई बार क्या है, वेतन भत्ते की जगह पर परिलब्धियां लिख देता है, लिखता है कि आप जब किसी जॉब में आओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी संवैधानिक पद पर, तो आपको अपनी हिसाब से परिलब्धियां मिलेंगी उस टाइम पर, उसके लिए काम करने का, ठीक है? उसका मतलब वेतन और भत्ते मिलेंगे आपको, ठीक है? तो संवैधानिक जो पद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन संवैधानिक पद है, तो देखिएगा, मैं बस एक बेसिक बता रहा हूं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, है ना, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो टोटल आपको लिस्ट संवैधानिक पद मिलते हैं, वो सभी जो है इसके अंतर्गत पद का विवेचना किया जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो याद रखिएगा, इस तरीके से जो है अनुसूची 2 है, ठीक है? याद रहेगा, अनुसूची 2 क्या है? वेतन और भत्ते, ठीक है? इसके बाद 3 आता है
पहले अगर हमने वेतन और भत्ते की बात कर ली है तो शपथ कराना जरूरी है, औथ कराना जरूरी है ना। संवैधानिक पदों का संवैधानिक पदों का शपथ, ठीक है। तो संवैधानिक पदों का शपथ जो है इसके अंतर्गत आता है, अनुसूची 3 में आता है, याद रखिएगा। अब ये शपथ क्या है तो ध्यान रखिएगा, औथ किसे कहते हैं हम लोग और उसका प्रारूप, मतलब कि अगर कोई संवैधानिक पद में आता है कोई व्यक्ति, है ना, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि राज्यपाल आ गया है ना, राज्यपाल, तो उसको कौन जो है औथ दिलाएगा या शपथ दिलाएगा। तो हर किसी को जो है ना यहाँ पर शपथ दिलाने की प्रक्रिया है हमारे यहाँ, है ना, कि कोई भी पद ज्वाइन जैसे करते हैं आप, अगर आप नौकरी करते हैं खासकर लाभ के पद पर हैं तो आपको शपथ देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, एक प्रपत्र लिखते हैं कि मैं अपने पद पर रहने के लिए, आप देखे होंगे नोटरी जब आप कराते हैं तो जैसे आपसे शपथ पत्र वहां भी मांगा जाता है ना, तो आपसे लिखवाया जाता है उसमें कि आप जो पद ज्वाइन कर रहे हैं आप उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ईमानदारी से जो है अपने पद का पालन करेंगे, इस प्रकार से लिखकर आप जमा करते हैं, ठीक है। और खासकर जब शिक्षक बनते हैं ना आप, तो शिक्षक के समय में आपको एक बात सरकार लिखवाती है, बोलती है कि आप लिख कर दीजिए मुझे कि आगे जाकर हड़ताल में नहीं बैठेंगे आप, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, छोटे जो पद होते हैं वो लोग काम छोड़कर हड़ताल में चले जाते हैं और फिर सरकार का काम रुकता है। आपने कई बार देखा होगा शिक्षकों का हड़ताल, ठीक है, यूनियन संघ का हड़ताल, दुनिया भर की हड़ताल। तो ज्वाइन करने से पहले आपको हड़ताल हड़ताल में नहीं जाने के लिए जो है ना, ताकि काम ना रुके, इसके लिए ऐसा सरकार आपसे चाहती है ना। तो उसी प्रकार जो शपथ होता है ना, शपथ जो संवैधानिक पद के होते हैं वो ईमानदारी के लिए होते हैं कि मैं अपने पद पर रहकर जो है अपने विभाग अपने कार्य का जो है ईमानदारी से पालन करूंगा। इस प्रकार का शपथ यहाँ पर प्रारूप में लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे राज्यपाल का प्रारूप होगा, राज्यपाल जब शपथ लेंगे तो न्यायाधीश का प्रारूप होगा, है ना। तो जितने संवैधानिक पद है उनके शपथ का प्रारूप यहाँ पर लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल नाम, है ना, किसके किसके शपथ होते हैं इसमें, तो जैसे संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, बाकी कॉमन बातें हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके बारे में है ना। और वो बातें मैं आपको बताऊंगा जब मैं भाग 5 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमने कौन कौन शपथ का प्रारूप देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्य मंत्री आते हैं यहाँ पर, संसद के सदस्य आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, वो सब लिस्ट इसमें आते हैं, ठीक है। संवैधानिक पद है, कम से कम 9 नंबर या 9 लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा तो चौथी अनुसूची, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, हम आगे चले गए थे जंप करके, तो याद रखिएगा यहां पर आता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। और ध्यान रखिएगा कई बार क्या होता है, आवंटन की जगह पे आरक्षण लिखा होता है, हम उसको भी सही मान लेते हैं, आरक्षण नहीं मिलता राज्यसभा में, ये ध्यान रखिएगा, है ना। राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है ना, सीटों का आरक्षण राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आवंटन नहीं होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा सीटों का आवंटन यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि चौथी अनुसूची में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कभी इससे जुड़े हुए अनुच्छेद की बात की जाएगी ना, तो याद रखिएगा इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 4 है और अनुच्छेद 80 है, जिसमें इन दोनों के बारे में लिखा गया है कि सीट का आवंटन कितने कितने जगह पर किया गया है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद में भी इसके बारे में जानकारी मिलेगा और यहां से भी आपको जानकारी मिलेगा इसमें, ठीक है। अब देखिएगा पांचवा अनुसूची क्या बोलता है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में नियंत्रण, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में नियंत्रण कहने का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र, है ना, इसका प्रबंधन, याद रखिएगा नियंत्रण प्रबंधन दोनों कह सकते हैं। 244 में इसके बारे में जानकारी मिलती है, 244 अनुच्छेद में, ठीक है। यानी ये रिलेवेंट अनुच्छेद में कहां करेगा, 244 में करेगा, याद रखिएगा। तो अच्छा यहां पर ना जाति को हटा दीजिएगा, जनजाति केवल रखिएगा। तो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में नियंत्रण एवं प्रबंधन, है ना, ये है आपका अनुसूची या शेड्यूल 5 में आता है, याद रखिएगा। तो ये आपको कैसे याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा कि पूरे भारत में जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कंसीडर किए गए हैं, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति ही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कब किया जा सकता है, जब वहां की जनसंख्या में अधिकांश जनसंख्या कैसी हो, अनुसूचित जनजाति वाली हो, याद रखिएगा, ठीक है। तब जाकर राष्ट्रपति इसको कंसीडर करेंगे और तब जाकर वह क्षेत्र क्या कहलाया जाएगा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद अनुसूची जो है 5 में शामिल किया गया है, ठीक है। अब बात आती है किसके बारे में, तो अनुसूची 6 के बारे में। तो याद रखिएगा 6 के अंतर्गत जो है ना, जब पूरे भारत को इसमें शामिल कर दिया गया कि अनुसूचित
क्षेत्र कौन कौन से होंगे, है ना, इसके अंदर तो बोला गया कि इससे हटकर कुछ राज्य होंगे जिनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी, है ना, और इसी कारण से इन राज्यों की पावर ज्यादा है, याद रखिएगा। तो आप इसमें शामिल करेंगे अनुसूची 6 के अंतर्गत त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, और एक नाम नागालैंड का आएगा, याद रखिएगा। हाँ, मिजोरम का, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने अपने शर्त पर भारत की जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसमें शामिल होने का बात किया था। यानी इन्होंने अपने लिए शर्त रखा था कि जब हम इसमें शामिल होंगे, है ना, भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे या भारतीय राज्य में शामिल होंगे, तो हमें कुछ शर्त चाहिए। यानी संविधान के बनने समय इन्होंने शर्त रखा था कि हमें अपने आप में अपने नियंत्रण के लिए स्पेशल गवर्नेंस चाहिए, स्पेशल गवर्नेंस, इसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग जो है इन राज्यों को स्पेशल जगह दिया गया है। और याद रखिएगा, यानी इन राज्यों के बारे में, है ना, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम के राज्य के प्रशासन एवं प्रबंधन का प्रावधान, ठीक है। तो सभी राज्य जब अनुसूचित राज्य के अंतर्गत शामिल हो रहे थे, याद रखिएगा, तो उनको जब शामिल किया गया तो बोले ठीक है 5 में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इन राज्यों ने आवाज उठानी चालू की कि हम जो है, जब तक हमको स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, है ना, हम भारत के उन क्षेत्रों में नहीं आते जहां पर हमको खुद का पावर चाहिए। तो ऐसे में ये 4 राज्यों ने क्या किया, अपने आप में, जब भी भारत के साथ, जब आपको याद होगा हम भारत के साथ जब मिल रहे थे, वो था 1948 का टाइम, है ना, भारत संघ में जब विलय हो रहे थे, हम इस टाइम पे विलय हो रहे थे। इसी समय ये मुद्दा उठा था असम के क्षेत्र में, मिजोरम के क्षेत्र में। तो जैसे अगर हम मिजोरम की बात करें, तो यहाँ पर एक पार्टी याद रखिए जिसको बोलते हैं मिजो पार्टी। मिजो पार्टी बोलती है कि मैं तभी शामिल होऊंगा इसमें भारत में, या फिर मुझे शामिल करने के लिए आपको स्पेशल प्रावधान देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार असम असम के लोग उसी प्रकार जो है आपका त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी राज्य जो है, ये पर्टिकुलर जो है ना बाद में अलग हुए हैं, है ना, मतलब ये राज्य असम के राज्य थे पहले, उन राज्यों का निर्माण जो है ना बाद में हुआ है, लेकिन इससे पहले ही जो है इन राज्यों का जो क्षेत्र था वो असम के साथ जुड़ा हुआ था। तो असम ने सबसे पहले ये बात रखी थी, और असम के बात रखने के कारण जो है इन राज्यों को स्पेशल फैसिलिटी दी गई है और इनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, याद रखिएगा। और ऐसे में इनके पास प्रावधान है कि अपने क्षेत्र पर जो भी ये प्रबंधन लागू करेंगे, भारत सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब 7 देखिएगा, अनुसूची 7 क्या बोलता है, चलिए एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। अनुसूची 1 क्या है, भारत और संघ राज्य क्षेत्र। 2 क्या है, वेतन भत्ते, है ना, संवैधानिक वेतन भत्ते, है ना, याद रखिएगा, जो पेमेंट है वेतन भत्ते, याद रखिएगा, सैलरी। 3 क्या है, शपथ, है ना, वेतन दिया तो याद रखिएगा पहला वेतन देखकर आप जाएंगे, है ना, बोलते हैं ना कि ये वाला नौकरी आया है तो बोलते क्या चाहिए पहले, तो पहले बोलेंगे सैलरी कितना है, यही पूछते हैं पहले, थोड़ी कुछ और पूछते हैं, काम क्या है वो नहीं पूछेंगे आप, पहले पूछते हैं सैलरी कितना है। तो याद रख लीजिएगा कि भारत के राज्य में पहले नंबर पे आता है सैलरी, है ना, मतलब भारत राज्य आपने पता कर लिया, अब फिर नौकरी के लिए गए तो पहले पूछे सैलरी, ठीक है। सैलरी के बाद फिर जो है आपने बोला कि नौकरी चाहिए तो बोले पहले शपथ ग्रहण कर लो, ठीक है। शपथ ग्रहण करने के बाद पता चला कि नौकरी की सीट कितनी है, तो आप चौथे नंबर पहुंचे, राज्यसभा की सीट के पास पहुंचे, ठीक है। फिर बोला कि ठीक है आरक्षण भी देख लेते हैं, तो फिर 5वें में आ गया कि पूरे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आरक्षण का क्या है ना, क्या प्रावधान है, तो 5 में मिल गया 5 में। 6 में आ गया कि बचे हुए राज्यों को आरक्षण देना है या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें प्रावधान देना है, तो 6 में आ गया, है ना, सरल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अनुसूची 7 देखिएगा, इसके अंतर्गत आता है आपका संवर्ती सूची, कॉन्क्योर लिस्ट इसे कहते हैं, संवर्ती सूची, है ना। ये संवर्ती सूची क्या है, एक्चुअली में ये जो है ना पावर का बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा, ठीक है। कैसे, हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, आपको पता होगा, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, है ना। तो केंद्र सरकार जो है ये क्या करती है, राज्य सरकार के बात पे हस्तक्षेप कर सकती है ना, ऐसा तो कुछ हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसलिए बोला गया कि हम एक काम करते हैं पावर को बांट देते हैं, है ना, संविधान में ये बात लिख दी गई है कि पावर को अगर बांट देंगे तो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है आपस में भिड़ेंगे नहीं, ठीक है।
तो ऐसे में कुछ विषय दे दिए गए किसको, केंद्र सरकार को, कुछ विषय दे दिए गए किसको, राज्य सरकार को। फॉर एग्जाम्पल कृषि है ना, एग्रीकल्चर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। रेलवे किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है ना। तो वो अब राज्य सरकार कभी भी रेलवे पे नियम नहीं बना सकेगा, है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि राज्य सरकार के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रेल का पटरी बिछाना होगा, तो उस जगह को खरीदना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे के प्रॉपर, क्योंकि वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है, दोनों एक दूसरे से मिलाप करके चलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे विषय बना दिए गए जो जनता के लिए, ऐसा हो सकता है कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राज्य सरकार डोमिनेट करने लग जाए अपनी जनता पर, तो केंद्र सरकार का तो हाथ पहले से खींच लिया आपने, क्योंकि केंद्र सरकार का पावर नहीं वहां पर लगाने का। तो ऐसे सिचुएशन में उसने बनाया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होगा जहां पर ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पास पास में आकर उस पर नियम बना पाएंगे। जैसे शिक्षा, है ना, शिक्षा में आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका सीजी बोर्ड पढ़ते हैं आप और एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप, है ना। तो दोनों के दोनों काम कर रहे हैं अपने अपने लिए, तो दोनों के दोनों उस विषय में काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस विषय को हम कहते हैं समवर्ती सूची, यानी अनुसूची 7 में लिखा गया समवर्ती सूची, केंद्र सरकार की सूची और राज्य सरकार की सूची, है ना। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार सूची बनाई गई है। क्लियर है ना। तो समवर्ती सूची जो होता है, याद रखिएगा ये दोनों के लिए मिला के बनाया गया है, यानी दोनों के पास अपना अपना पावर दिया गया है कि इस क्षेत्र में दूसरे का पावर आप नहीं छीनोगे, अपने लिए अपना हिसाब से आप कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी शक्तियां दी गई हैं, है ना, संघ सूची में, तो याद रखिएगा संघ के पास अभी 98 विषय हैं, याद रखिएगा सब्जेक्ट है जिसपे ये पावर बना सकता है 98, है ना। संघ के पास 98 विषय हैं, याद रखिएगा, है ना। राज्य सूची का जो मूल रूप है, याद रखिएगा उसके पास 66 पावर दिया गया था, 66 पावर पहले दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 59 है, याद रखिएगा राज्य सरकार के पास। इसका पावर कम किया गया है, यानी विषय कम कर दिए गए हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची के पास कितना है, तो याद रखिएगा मूल रूप से जब बनाया गया था ना, तो उसके पास था 47, अभी है इसके पास 52। बात समझ में आ रही है। जब हमने संविधान को लिखा था तो सब्जेक्ट जब दिया था तो उसको पावर या सब्जेक्ट कितना दिया था, 47 दिया था, लेकिन अभी कितना दे दिया गया है उसको, 52 दे दिया गया। मतलब 5 सब्जेक्ट जो है और बोल दिया गया कि समवर्ती में 5 सब्जेक्ट और रहेगा इसमें, ठीक है। बताइए अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर से डिस्कस करेंगे। नगर पालिका का नगर के क्षेत्र में रहता है पावर, है ना, वो राज्य सरकार के अंदर ही आएगा, ठीक है। नगर पालिका पंचायत जो है वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं, याद रखिएगा, है ना। मतलब उनके पास ना अपने क्षेत्र में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो परिवार है उसमें पेरेंट्स से ज्यादा पावर किसी के पास है क्या, नहीं है। लेकिन दादाजी घर से जब आएंगे आपके घर में प्रवेश करेंगे तो पावर किसका आ जाएगा, दादाजी का, है ना। लेकिन जब तक वो घर पे नहीं है तब तक पेरेंट्स का सबसे ज्यादा पावर है। वही सेम सिस्टम है यहाँ पर, है ना, कि जो छोटे छोटे जो हमारे सरकार है, पंचायत की सरकार है, नगर पालिका, ये सब जब तक अपने घर पे है तब तक पावरफुल है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री उनके घर में घुसते हैं तो बोलेंगे पावर किसका है, तो मुख्यमंत्री का है ना। ये कुछ ऐसा चलता है। लेकिन अपने सब्जेक्ट पे काम करने, जैसे मुख्यमंत्री से मूड खराब हो गया, होता है ना, पिता और बेटे में थोड़ी लड़ाई हो गई या कुछ बात हो गई, तो पावर तो बेटे का चालू हो जाएगा फिर उसके बाद। क्यों, क्योंकि पिता बुढ़ापे की तरफ है और दूसरा अपने क्षेत्र को किसने बनाया, बेटे ने बनाया है, तो बेटा का पावर चालू हो जाता है वहां पर, है ना। मुख्यमंत्री, देखिए मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे कलेक्टर और मुख्यमंत्री पावरफुल कौन है, सीएम पावरफुल है ना। वो कलेक्टर का नाम बोलेगा कि मैं यहाँ से दंतेवाड़ा भेज दे रहा हूँ तो भेज देगा, ठीक है। लेकिन जब दंतेवाड़ा का कलेक्टर बोलेगा कि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो सीएम नहीं आ सकता उसके बिना अनुमति के, है ना। तो सोचिए उसका पावर कितना बढ़ गया वहां पर, है ना। तो कुछ मामलों में किसी का पावर ज्यादा होता है, कुछ मामलों में, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल सोच के देखिए कि एक पिताजी हैं जो लोहे का काम करते हैं और उसका बेटा भी लोहे का काम करता है, लेकिन जनरेशन गैप होने के कारण जो है बेटे ने जो है ना मशीन से लोहे का काम सीख लिया, पिताजी हाथ से ही काम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो जब इनको फास्ट काम कराना होगा कि कोई साइड पिट आ गया या कोई काम आ गया, तो ये बोलेगा बेटा को अपने, बेटा ये 2 दिन में देना है, जल्दी, मैं नहीं करके दूंगा, है ना। तो ये पावर इसके पास है अभी, कुछ स्पेशल पावर, लेकिन बाकी मेनली पावर, पैसे का पावर तो इन्हीं के पास है ना। तो वैसा ही कुछ हमारा सिस्टम चलता है कि मुख्यमंत्री जो है ना वो पावरफुल है, लेकिन कुछ मामलों में स्टेट के नीचे वाले जो लोग हैं वो अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए पावरफुल है, कभी भी लड़ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। हाँ, हाँ पंचायत में है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात देखती है कि पंचायत लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेट को देखिए, पंचायत को लागू करने के लिए पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा अभी पंचायत को, अभी चलो तुम लोग मैनेज कर लेना ऐसे, मैं अगले बार देखूंगा इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत बोलने लग जाएगा कि पंचायत अगर नहीं होगा तो तुम्हारा राज्य पूरा उखाड़ के फेंक दूंगा, ठीक है। मतलब एक तरीके समझिए कि
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पंचायत वैल्यू है वो ये बोलता है, देखिए जब तक अनुच्छेद 40 में ये पावर था, है ना, अनुच्छेद 40 आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद 40 ये बोलता है कि स्टेट के पास ना कर्तव्य है कि वो पंचायत को लागू कर दे, बस कर्तव्य। मैंने बताया था कर्तव्य का मतलब क्या होता है, नीति। आप नहीं करेंगे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर उठाकर आपने इसको कहां डाल दिया, 243 में डाल दिया। जब 243 में डाला तो ये कानूनी हो गया। अब कानूनी हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना कार्रवाई की जा सकेगी, और स्टेट गवर्नमेंट का पद खत्म कर देंगे, उस समय का मुख्यमंत्री खत्म हो जाएगा। इतना पावर होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, तो इस तरीके से दोनों के पास ये पावर आ जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा ये संवर्धित सूची है, ठीक है। तो संवर्धित सूची कहां लिखा गया है, 7 के अंदर, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा संवर्धित सूची जो है ना, ये नाम है संवर्धित सूची, लेकिन इसके अंदर पावर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद संवर्धित सूची, 3 लिस्ट आते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो आप इसको कह सकते हैं राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो मतलब अगर अनुसूची 7 बोलेगा ना, तो अनुसूची 7 में ऐसा है कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो वो जो शक्ति का बंटवारा हुआ संवर्धित सूची के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची की बात चलते हैं, है ना। अनुसूची 8 और इसके अंतर्गत लिखा गया है आपकी राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा राजभाषा के अंतर्गत जो है आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो है राजभाषा की जब मूल संविधान लिखा गया ना, तो उसमें कुल कितने 14 राजभाषा थे, ठीक है। लेकिन फिर जो है इसके अंतर्गत शामिल करते हुए जो है ना, अमेंडमेंट करते हुए टोटल 22 राजभाषाओं को जगह दे दिया गया। अंतिम कौन सा ये बताइए जल्दी से। नहीं नहीं, सिंधी तो बहुत पहले जोड़ दिया गया था, 14 नंबर के बाद ही सिंधी का नंबर आया था। चलिए कोई बात नहीं है, ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखिएगा संथाली, बोडो संथाली जो है ना, इनको बाद में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में जो है ना आपको बस याद रखना है, ये 22 भाषाओं का नंबर याद रखना है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आता है, याद रखिए कि हमारी राजभाषा निम्न में से कौन सी नहीं है, या राजभाषा में जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजभाषा अलग होता है, सांस्कृतिक भाषाएं अलग होती हैं। जैसे सांस्कृतिक भाषाओं की संख्या कितनी है, ये कल के लिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सांस्कृतिक भाषाएं कितनी है भारत की, सांस्कृतिक भाषाएं, ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है हमारे यहाँ, है ना, तमिल वाली क्वेश्चन पूछी गई थी, तो याद रखिएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। तो अनुसूची 8 के अंतर्गत याद रखिएगा राजभाषा है, और राजभाषा में मूल कितने भाषाएं हैं, 14, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं, पूरे 22 भाषाएं, याद रखिएगा। यानी नई भाषाओं को जोड़ता गया आपको जान। अभी चलिए अभी आगे डिटेल नहीं करते, वरना इसके अंदर जो अमेंडमेंट है, जैसे 21 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है ना, 67 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत सारे अमेंडमेंट है, खासकर 3 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, जिसमें आपको बार बार जो है इसमें शब्दों नई नई राजभाषाओं को जोड़कर जो है 22 राजभाषा किया गया है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं इसको, किसी दिन आपका ये भी टॉपिक आएगा, है ना। चलिए 9वीं देखिएगा। 9वीं अनुसूची, तो देखिएगा 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो 9वीं अनुसूची है ना, उस अनुसूची में अब देखिए 2 बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो 9वीं अनुसूची, यानी इसका मतलब है कि मूल संविधान में तो जगह ही नहीं रखा है, बाद में आया है ना। तो बाद में आया है तो इसका मतलब है इस पर कुछ तो पावर होगा, स्पेशली कि इसको 9वें नंबर पे डाला गया है, ठीक। तो समझिएगा इस बात को कि 9वीं अनुसूची जो है ना, ये और 10वीं अनुसूची, ये 2 अनुसूची ऐसी अनुसूचियां थी जो कांग्रेस ने कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया था इसमें, ठीक है। अब ये प्लान क्या था, तो इसके अंतर्गत जो है ना, पहले तो भूमि सुधार को लाया गया, है ना। यानी आपकी भूमि अगर पड़ी हुई है कहीं पर और आप उसमें काम नहीं करते हैं, तो सरकार आपकी जमीन ले सकती है आपसे, है ना। तो ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि जैसे मान लीजिए आपकी जमीन कहीं पर पड़ी हुई है, कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं ना कि जमीन छोड़ दिए एकदम, और वो 10 साल 20 साल 50 साल से ऐसे कुछ नहीं हो रहा उसका। सरकार देखी कि अगर ये जमीन को अगर हम किसी और को दे देते हैं, या फिर सरकार उसमें कोई काम कर लेती है, या कोई सार्वजनिक चीजें बना देती है, तो उसके लिए आपकी जमीन लिया जा सकेगा, है ना। इसको बोलते हैं भूमि सुधार करना, यानी पट्टा रहे कुछ भी रहे,
है ना? ध्यान रखिएगा, जमीन आपके किसी भी नाम पे रहे, कुछ भी हो, सरकार आपसे जमीन ले सकती है, याद रखिएगा। और आपको फूटी कौड़ी नहीं देगी उसके बदले, ये भी याद रखिएगा। ठीक है? मतलब रिटर्न कुछ नहीं है इसमें। ठीक है? जब तक उसी जमीन से, अब जैसे मान लीजिए, जब आप जमीन को छोड़ के ही बैठे हैं, इसका मतलब जमीन से आपका लेना देना उतना खास है नहीं। आपके पैसे कहीं और से आ रहे हैं, है ना? और अगर आपकी जमीन का वैल्यू होता और आप खेती कर रहे होते उसमें प्रॉपर, तो आपका दिखता संबंध उसमें। तो सरकार ये बात देखती है कि आप कितने साल से उसके ऊपर पड़े हुए हैं उसके लिए, और कितना काम कर रहे हैं उस पर। अगर नहीं कर रहे, इसका मतलब भूमि सुधार की आवश्यकता है, तो भूमि सुधार के लिए जो है आपकी जमीन ले लेती है, याद रखिएगा। तो अनुसूची 9 जो है ना, ये कुछ सरकार ने अपने स्टाइल से जो है ना आपसे कुछ चीजें लेने का प्लान बनाया 9वीं में। ठीक है? साथ ही साथ 9वीं के अंतर्गत बहुत सारी बातें अलग अलग डाली गई हैं, याद रखिएगा, है ना? तो इसको उन्मूलन के अंतर्गत पहला तो ला दिया गया, याद रखिएगा, है ना? और ये कब लाया गया था, तो आप बहुत आसानी से याद रखेंगे, 1951 में इसे ऐड किया गया है, 1951। ठीक है? तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों का उल्लंघन हालांकि मानते हैं इसको, है ना? मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, आपने उसकी संपत्ति छीन ली, तो पहले ये चीजें ऐसी हुई थी, है ना? लेकिन फिर भी याद रखिएगा, सरकार आपसे जमीन ले सकती है। अगर सड़क वहां पे बन रहा है, तो आपने देखा होगा किसी किसी के खेत जो है सड़क के आसपास कट जाते हैं, है ना? तो उसके बाद आपको कुछ पैसा नहीं मिलता उसमें, तो याद रखिएगा ऐसा होगा, है ना? उसे बोलेंगे भूमि सुधार के लिए। और याद रख लीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है, जब भी ऐसा होगा, तो अभी एक लास्ट एक न्यायालय के द्वारा जो है ना एक वर्डिक्ट दिया गया, है ना, 2007 में। तो आप इसको बस ऐसे याद कर लीजिएगा, न्यायालय के द्वारा फैसला, और वो दिया था समीक्षा करने को, है ना? मतलब पहले द्वारा जो भी सरकार ने काम किया है, अब उस पर समीक्षा करके जो है सरकार अपने फायदे के लिए कर सकती है इसको। तो उस बात पे अब समीक्षा की जा सकती है, और इसको लाया था कब? 2007 में। यानी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी है। या देखिएगा, 14 अप्रैल का ही डेट है, ये जो आज का डेट है, इसी डेट पर ये समीक्षा किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का जमीन ऐसे लिया गया है, तो जमीन के विरुद्ध अब केस किया जा सकेगा, है ना? समीक्षा की जा सकेगी उस पे। समीक्षा मतलब समीक्षा करना अलग होता है, केस करना अलग होता है ना? तो यहाँ पर समीक्षा किया जा सकेगा कि सही में ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट आपका जमीन जो है हथिया रहा है ना? तो उस बात के लिए यहाँ पर समीक्षा की जा सकेगी। उस पर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन किया जा सकेगा कि आपका जो एक जो जमीन है, वो कितना आपके पास है, और कितना आप उसका उपयोग करते हैं, और कितना पैसा आपकी आमदनी होती है। अगर मान लीजिए वही आपका जीवन का एक लास्ट स्थिति है, तो कहीं ना कहीं सरकार को आपको पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर सरकार कुछ नहीं देगी आपको। ठीक है? तो ये ऐसा आपके 9वीं में डाला गया था। और दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, कि जब भी 9वीं अनुसूची में कोई बात जुड़ती है ना? तो आप उसे न्यायालय में पेश नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस बात को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए सरकार, देखिए हमारे यहाँ सरकार का क्या नियम है, एक अलग यहाँ से पॉइंट थोड़ा अलग करके चलते हैं, है ना? और इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, रिजर्वेशन और आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मध्य ना आरक्षण का खेल बहुत अलग अलग खेलते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, है ना? मैक्सिमम कितना आरक्षण देगा? 50%। और जनरल के पास कितना होना चाहिए? कम से कम 50% का जगह छूटना चाहिए हमेशा। ठीक है? लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट या कहीं कहीं के स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? 60%, 70% आरक्षण देते हैं, 30% छोड़ते हैं केवल। ठीक है? तो अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में, है ना, किसी भी स्टेट में और पार्लियामेंट में अगर आरक्षण के विरुद्ध, जैसे चूंकि देखिए न्यायालय ये बात कह चुका है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद का पावर देखिए क्या करता है वो, अगर मान लीजिए किसी स्टेट में 60% का आरक्षण दिया, तो न्यायालय तुरंत उस पर रोक लगा देगा। लेकिन अगर संसद के अंदर इसको तुरंत पास कर दिया जाए, और पास करके कहां लिख दिया जाए? 9वीं अनुसूची में लिख दिया जाए, तो फिर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा, है ना? तो हमारे यहाँ का केस क्या हुआ था, आपको पता होगा, बघेल टाइम के केस में 78% हमारा आरक्षण जा रहा था, 78% जा रहा था। ठीक है? तो 78% जा रहा था, मतलब न्यायालय रोकेगा ही रोकेगा। तो जितने भी जनरल कास्ट के लोग थे, राज्यपाल के पास पहुंचे और तुरंत सभी एप्लीकेशन देना चालू कर दिए। राज्यपाल ने रोक दिया। अगर राज्यपाल पास कर देती वहां से, और जाता वो कहां पर? सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देता अगर, यदि, और 9वीं अनुसूची में जोड़ देता इस बात को कि छत्तीसगढ़ में 78% आरक्षण दे दिया गया, तो कोई व्यक्ति फिर उसमें न्यायालय में उसको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो 9वीं अनुसूची इस प्रकार का पावर है, याद रखिएगा। ठीक है? मतलब न्यायालय भी इस पर जो है किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, फिर अगर अनुसूची 9 में कुछ जुड़ गया है तो। ठीक है? बातें क्लियर हुई? चलिए, अब देखिएगा 10वीं अनुसूची क्या है। यहां लाया गया था दल बदल कानून, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन होता है, आया राम गया राम, सुना है आपने? ठीक है?
तो ये बात ध्यान रखिएगा, आयराम गैराम क्या है। एक्चुअली क्या होता था ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। एक स्टेट है और इस स्टेट में जो है चुनाव का टाइम आ गया है ना, स्टेट में चुनाव का टाइम है और यहाँ पर दो पार्टियां हैं या तीन पार्टियां हैं, है ना। एक बीजेपी कर लेते हैं, एक आपका, हाँ एबीसी कह सकते हैं, सही बात है ना। तो मान लेते हैं तीन पार्टियां हैं, एबीसी की पार्टियां हैं, है ना, आपकी पार्टी, बीजेपी की पार्टी और तीसरी कांग्रेस की पार्टी, ठीक है। आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, मान लेते हैं बीजेपी को करते होंगे, ऐसा सोच ले रहा हूं मैं, है ना। तो आप जो है ना किसको दे रहे हैं वोट, बीजेपी को दे रहे हैं, भर भर के वोट, है ना। और बीजेपी को देने के बाद जो है क्या होता है कि इनके मध्य जो है ना कहीं कुछ बातें ऐसी देखी जाती हैं कि यहाँ पर अगर इनके पास 50 सीट आया हुआ है तो इनके पास जो है 40 सीट आया हुआ है और बाकी एक आध सीट इसको मिल गया, आपको अगर एक आध ही मिलता है उसको, जनरली ऐसा, है ना। तो अब समझिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में, है ना, ऐसे सिचुएशन में बीजेपी के कुछ लोग जो है जीतने के बाद कहां चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं। जीत गया हूं मैं और मैं चलता हूं, अब की कांग्रेस मेरे को बोल रही है कि तुमको 200 करोड़ रुपए दिया जाएगा, आ जाओ मेरे पार्टी में, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, मैं जा सकता हूँ, 200 करोड़ रुपए की बात है ना। 200 करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूँ, 800 करोड़ मिलता है ना। 800 करोड़, 1000 करोड़, मतलब सीधे। अब समझिए नीतीश को जो है राज्यसभा का सीट मिला, अभी आपने देखा होगा राज्यसभा में चले गए वो, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा उन्होंने, है ना। समझिए बिहार के मुख्यमंत्री अब राज्यसभा की सीट में चले गए हैं। तो अब राज्यसभा की सीट पे गए तो उनको कितना बड़ा लालच दिया गया होगा कि तुम मुख्यमंत्री छोड़ो, आओ राज्यसभा में बैठो, ठीक है। तो हालांकि इसके दो लालच हैं, पहला आने वाले टाइम पर उनको गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए वोट दिया जाएगा, देखिएगा, है ना। ये मेरी बात समझ लीजिए, आगे आपको सुनने को मिलेगा जब आप नौकरी में होंगे कि आज इस साल जो है नीतीश जो है हो सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है एक प्रत्याशी बन चुके हैं, ठीक है, या फिर उपराष्ट्रपति या फिर कोई ऐसे पद जो कि संवैधानिक बहुत बड़ा हो, ठीक है, उनका नाम अमर करने की बात है। क्योंकि अब देखिए जब इंसान ना डोनाल्ड ट्रंप हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब होता है कि पैसा बहुत है, सिर्फ नाम कमाना है, तो उल फिजूल चीज कीजिए और नाम आते रहिए, है ना। या तो किसी को उल्टा सीधा बोलते रहिए, किसी का कुछ बोलते रहिए, किसी की मिमिक्री करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना। और आप उसकी किसी ना किसी के नाम पे आते रहेंगे और कुछ नहीं हुआ तो युद्ध कर लीजिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है। और जब नीतीश कुमार की बात करते हैं तो भी वही कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं कि अब पैसा तो बहुत है, अब कैसे नाम आएगा, मुख्यमंत्री तो कितने बार बन गए, 2 बार बन चुके हैं, है ना, अब कितनी बार बनेंगे। तो अब बोले कि मैं कुछ नया करता हूं और चले गए भाजपा के सपोर्ट में, चले गए राज्यसभा की सीट में, ठीक है। अब राज्यसभा की सीट में जाने के बाद सोचिए कि अगर ऐसा हुआ कि कल के डेट में वो बोलेंगे कि मेरे को राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य कौन बनना चाहेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है ऐसा इसमें, है ना। वो बनना चाहते क्या है, या तो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, है ना। और अगर मौका मिला तो प्रधानमंत्री का भी टाइम ले सकते हैं वो, ऐसा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं मोदी जी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के सपोर्ट से चल रहे हैं, है ना। इनका अगर अपना हाथ खींच लिया इन्होंने, प्रधानमंत्री का पद गिर जाएगा हमारे पास, ऐसा होगा भी, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, अगर ऐसी सिचुएशन है, और अभी देखिए क्या हुआ कि बीजेपी को आपने जिताया और बीजेपी के जो 10 कैंडिडेट थे वो कहां चले गए, कांग्रेस में। तो कौन पार्टी बनाएगा फिर, उसके बाद पार्टी किसकी हो जाएगी, कांग्रेस की हो जाएगी। इसी बात को रोकने के लिए जो है सरकार ने लाया दल बदल कानून, है ना। दल बदल कानून बेसिकली ये है कि अगर आप पर जनता ने भरोसा करके वोट दिया आपने, तो पार्टियां चेंज कर लेंगे आप, ठीक है। तो पार्टी को रोकने के लिए जो है ना, यहाँ पर एक कानून बनाया गया कि अगर आप कैसे भी इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपकी जो आपने वोट जीता है ना, जो आपकी पद है वो पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख दिया गया है, आपके 10वें अनुसूची में लिखा गया, इसलिए बोलते हैं दल बदल कानून, है ना। तो 10 से याद रखिएगा, दल बदल कानून लाया गया, जिसमें अच्छा अगर आपको पार्टी बदलना ही है तो ग्रुप में बदल सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी अलाउ है। ग्रुप में बदलेंगे तो सदस्यता नहीं खत्म होगी, ठीक है। लेकिन अकेले अकेले धीरे धीरे पार हो रहे 800 करोड़ 200 करोड़ ले लेके, तो फिर सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ग्रुप में बदलने का कारण ये हो सकता है कि ग्रुप ही आपका खराब हो, इसलिए आप बदल रहे हैं, इसलिए आप इसको मान्य कर देते हैं, है ना। स्पीकर को एप्लीकेशन देकर जो है आप इसको मान्य करा सकते हैं, या फिर आप जो भी वहां पर अध्यक्ष है उसको आप एक बार कॉल मैसेज करके या किसी भी तरीके से बताकर ये सिस्टम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अकेले अकेले भाग नहीं सकते, याद रखिएगा। तो अकेले अकेले भागेंगे तो फिर आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा, इसी दल के अंतर्गत लिखा गया है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। चलिए। तो याद रखिएगा 10 के अंतर्गत जो है संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में है ना। और इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो 52 है ना, 52 माफ कीजिएगा, 52 संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा 1985 में जो है इसे जोड़ा गया है,
ठीक है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये याद रखिएगा भूमि सुधार को कब जोड़ा गया था? 1951 को जोड़ा गया है ना, मतलब ये नया है 51 में। पहला जब अमेंडमेंट हुआ था तभी ये जुड़ गया था, है ना। और ये जुड़ा है आपके 92 में, है ना। कब? 1985 को। तो दोनों का डेट याद रखिएगा, है ना, कब कब जोड़ा गया है। चलिए इसके बाद देखिए 11वां नंबर जो है अनुसूची पंचायत के बारे में है। याद रखिएगा 11वां अनुसूची ये है आपका पंचायत को स्थापित करने से संबंधित, है ना। यानी राज्य में जो है पंचायतों की स्थापना, त्रिस्तरीय पंचायत, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है अनुसूची याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में डाला गया है ना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखिएगा, ये है 73वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 92 में इसे लाया गया। उसके बाद 12 भी याद रख सकते हैं, नगर पालिका के संबंध में, यानी नगरीय निकाय के, नगरीय निकाय कर लेते हैं, नगरीय निकाय। यह है 74वां संविधान संशोधन 1994। ठीक है, इस तरीके से जो है याद रखिएगा। अच्छा 4 नहीं, ये भी आपके इसी साथ था, 2 में ही चलेगा। 93 और 92 दोनों चलता है, याद रखिएगा। इसमें दोनों को हम देखेंगे, है ना। 1992 और 93 दोनों में आता है ये। ठीक है, मैं बताऊंगा जब आपका पंचायत के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट है तो। जल्दी से बताइए मुझे, पूरे अनुसूची में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों का एकदम अच्छे से याद रखिएगा, है ना। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो अमेंडमेंट से होते हैं, है ना। अनुसूची तो जल्दी याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है अनुसूची का नंबर एक तरफ लिख दे और एक तरफ अनुसूचियों के बारे में लिख दिया जाए, है ना। दल बदल कानून किस में है ना, भूमि सुधार कानून किस में है, या फिर जो है पंचायत किस में है, तो उसको आपको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, उसका मतलब है कि आपसे वो जानना चाहते हैं कि आपको कितना याद है ना। तो याद रखिएगा सबसे पहला क्या है, तो भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा है आपका वेतन भत्ते परिलब्धियां, तीसरा क्या आता है, शपथ आता है ना, संवैधानिक पदों का शपथ। चौथा क्या है आपका, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, है ना, सीटों का आवंटन। याद रखिएगा राज्यसभा का केवल, है ना, लोकसभा या विधानमंडल का नहीं है इसमें। ठीक है, केवल राज्यसभा में राज्यों के अंतर्गत से कितने सीट वहां से निकल कर आएंगे वही बात लिखी गई है इसमें। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है, अनुसूचित जनजाति का, है ना, प्रावधान याद रखिएगा उसमें। और उसके बाद 6वां क्या है, 4 राज्य, है ना, ध्यान रखिएगा 6वें में 4 राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं? त्रिपुरा, मेघालय, उसके अलावा असम और मिजोरम। ठीक है, नीचे के 4 राज्य याद रख लीजिए, है ना, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसके सिर्फ नीचे के 4 राज्य हैं, है ना। अगर आप देखेंगे मैप में, तो मैप में आपको ये दिखेगा कि 4 राज्य जो है ना, देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये मेघालय हो गया, है ना, ये मेघालय है, ये असम है, ये आपका मिजोरम है और इधर त्रिपुरा है। तो ऐसे करके जो है केवल यहीं तक के लिए कहानी आती है। ठीक है, नीचे वाले तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों के जो है ना, जो भी सेल्फ गवर्निंग है उसके लिए प्रावधान किया गया है 6वें में। 7वां क्या बोलता है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची याद रखिएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत बस ये बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें केंद्र और राज्य का जो है ना शक्ति का बंटवारा है। ठीक है, केंद्र और राज्य का शक्ति का बंटवारा। 8 में क्या आता है? ठीक है, राजभाषा कितने हैं टोटल? 22। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे?
14, ठीक है। इसके बाद 9 क्या आता है? भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार जो है, अब भूमि सुधार के अंतर्गत बस ये बात नियम याद रखना है कि सरकार आपकी भूमि सुधार के नाम पे ले सकती है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, और आप उसको जो है न्यायालय में, ठीक है, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। 10 क्या बोलता है? दल बदल। और 11 क्या बोलता है? पंचायत, ठीक है। और 12 क्या बोलता है? नगरीय निकाय, ठीक है। चलिए, आप लोग को याद हो गया है। कल का टॉपिक रहेगा हमारा पृष्ठभूमि।